पिछले 4 दिनों में, और अगर बात की जाए तो कुल 3 दिनों के अंदर अंदर 4 आतंकी वारदातें जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं। चौथी आतंकी वारदात आज हुई है, और जो बिल्कुल अभी खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक कोटा टॉप का एक एरिया है, इसे कोटा टॉप कहा जाता है। कोटा टॉप का इलाका है भलेसा में। वहां पर आतंकियों ने एसओजी की टीम के ऊपर गोलीबारी की है, और उस गोलीबारी में मोहम्मद फरीद नाम के एक एसओजी के जवान जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड हुए, जख्मी हुए हैं, और उन्हें अब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गंदोह शिफ्ट किया गया है। वहां से हो सकता है उन्हें डोडा या जम्मू शिफ्ट करने की जरूरत पड़े। मेरे साथ इस वक्त ठीक भद्रवाह से वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और इन मामलों के जानकार भी हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में जब से आतंकवाद आया उस पर बिल्कुल पैनी नजर रखते हैं नदीम खान यूसुफजई मेरे साथ हैं। आइए सीधा उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज और कल रात को जो छतरगला भद्रवाह में हुआ है ये आखिरकार हुआ क्या। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये आज जो भलेसा में हुआ है क्या मामला है? देखिए, जो आज भलेसा में करीबन 7:30 बजे की बात है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, कोटा टॉप करके जगह है, खड़ंगल पंचायत में गुंदो सब डिवीजन की बात है ये। वहां पे कुछ फायरिंग के शॉट सुनाई दिए। बाद में ये मालूम चला कि एसओजी की एक पार्टी वहां पे गई थी, क्योंकि पूरे एरिया को कार्ड डाउन किया गया है। ये भद्रवाह के साथ सटा हुआ एरिया है, जाई के साथ बिल्कुल लगता है ये कोटा टॉप। तो वहां इस पूरे एरिया को कार्ड डाउन किया, उसी के चलते जो सर्च एंड कार्ड डाउन ऑपरेशन चल रहा था, तो वहां पे पुलिस पार्टी चढ़ी तो उसपे फायरिंग हुई है, जिसमें एक फरीद अहमद करके हेड कांस्टेबल हैं एसओजी के, वो सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। तो इस वक्त जो अभी विजुअल्स आए हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है, रोड तक पहुंचा दिया गया है और वहां से उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। लगता तो यूं ही है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि रात को जो हादसा हुआ था छतरगला में, वो ठीक 10:40 पे वहां पे एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था। लेकिन कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि मिलिटेंट्स ने या टेररिस्ट ने ग्रेनेड अटैक किया है, पुलिस पोस्ट के अंदर डाला है, उसके बाद फायरिंग होती रही। लेकिन वो कहीं न कहीं ये भी कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि वन साइडेड फायरिंग थी। अगर मिलिटेंट जो टेररिस्ट है अगर उसी वक्त वहां से निकल गए हैं, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि 5 घंटे करीबन लगते हैं अगर कोई चलने वाला हो, जो अगर गाइड साथ में हो, तो उस जगह पे कोटा टॉप, छतरगला से कोटा टॉप पहुंचने में 5 घंटे का 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वही ग्रुप, जैसा कि आज श्रीधर पाटिल जो डीआईजी डीकेआर रेंज है, उनका ये कहना है कि 3 से 4 बंदों का एक ग्रुप है जो हायर रीचेज में, इन रीचेज में चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, जो बसंतगढ़ से एंटर हुआ था। और उनका ये कहना था, आज जो भद्रवाह में उन्होंने मीडिया के साथ बात की, उन्होंने कहा एक ही ग्रुप है, 2 या 3 ग्रुप नहीं है। जो उनकी रिपोर्ट्स हैं कि एक ग्रुप है 3 या 4 मिलिटेंट्स का, वो इस एरिया में चल रहा है। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वही ग्रुप हो सकता है जिन्होंने छतरगला में अटैक किया था और वो जाके फिर कोटा टॉप से उस एरिया में पहुंच चुके हैं। अच्छा, उसके साथ इसमें नदीम साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या फौज ने इन्हें एंगेज किया और ये एंगेजमेंट के नतीजे में हमारा एसओजी का जवान जख्मी हुआ है, या आतंकियों ने एसओजी की टीम के ऊपर हमला किया है जिसके नतीजे में फरीद अहमद जख्मी हुए हैं? देखिए, एक तो बात यह है कि फौज सबसे पहले जो एसओजी की टीम गई थी उनके साथ कुछ फौज के बाद में पहुंचे हैं, जो 4RR के लोग हैं, जो लोकल्स का वहां पे कहना है कि जब फायरिंग हुई उसके बाद जो आर्मी के लोग उस एरिया में चढ़े हैं। लेकिन जो अब तक की रिपोर्ट्स यही हैं कि गए तो थे एंगेज करने, क्योंकि जो एसओजी का था उनका यही था कि अगर इस एरिया में है तो उन को मिलिटेंट के साथ उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन फायरिंग पहले हुई है, उसी के नतीजे में जो फरीद अहमद जख्मी हुए हैं और मिलिटेंट्स की तरफ से फायर स्टार्ट हुआ है जिसमें ये जख्मी हुए। उसके बाद थोड़ा भगदड़ सी मच गई, क्योंकि एरिया बहुत वहां पे डेंस फॉरेस्ट है। कोटा टॉप और किलरू टॉप के बीच में एक नाला है, नाले के बीच में फायरिंग हुई है। अच्छा, उस चीज नदीम साहब मुझे ये भी बताइएगा कि कल जो, अब तो ये जैसे आप बता रहे हैं कि ग्रेनेड का हमला हुआ है, फौज कह रही है कि जी गोलीबारी हुई है, इसमें मुझे लगता है 5 फौज के जवान जख्मी हुए हैं और 1 एसपीओ जख्मी हुआ है। क्या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं या एदाद-ओ-शुमार कुछ और है? नहीं, बिल्कुल यही है। 5 जो फौज के 4RR के जो जवान हैं वो इंजर्ड हुए हैं और 1 एसपीओ है। और जो मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि ये जब उनको भद्रवाह हॉस्पिटल में लाया गया तो वहां पे डॉक्टर जो इमीडिएट उन्होंने फर्स्ट एड दी, उनका कहना है कि सभी को स्प्लिंटर इंजरीज थी और किसी को भी बुलेट इंजरी नहीं है। उसका मतलब वही कि ग्रेनेड अटैक हुआ, बाद में फायरिंग तो
सुबह 4 बजे तक चलती रही, लेकिन उसमें भी यही कहा जा रहा है कि ऐसा लगता था कि एक ही साइड से फायर हो रहा है, दूसरी साइड से फायर नहीं हो रहा है। तो शायद उसी का नतीजा ये है कि वो वहां से अगर मिलिटेंट निकलने में कामयाब हो गए थे तो कोटा टॉप में पहुंच गए, जो एक ग्रुप की बात की जा रही है, क्योंकि वो तो कंफर्म है कि एसपी डोडा से भी जब बात हुई, उन्होंने भी कहा कि इसको ज्यादा हाइप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी जवान हैं वो आउट ऑफ डेंजर हैं और सबको स्प्लिंटर इंजरीज हैं, किसी एक को भी बुलेट इंजरी नहीं है, जो जिनका ट्रीटमेंट इस वक्त लेकिन नदीम साहब, उधमपुर में चल रहा है। एक चीज समझ में नहीं आती कि अगर किसी जगह कोई चूक होती है, उस चूक के नतीजे में अगर आतंकी कामयाब होते हैं, अगर उसे मीडिया पॉइंट आउट न करे, हाईलाइट न करे, तो क्या आपको नहीं लगता कि ढिलाई होती है और उसी ढिलाई का नतीजा है कि 4 आतंकी हमले 72 घंटों के अंदर अंदर होते हैं, जिसमें एक बस के ऊपर हमला हुआ, उसमें 9 मासूम शहरी जो है वो शहीद हुए। उसके बाद कठुआ में वहां पर आतंकी पहुंचे, एक आदमी वहां पर जख्मी हुआ और एक हमारा कांस्टेबल सीआरपीएफ का वहां पर शहीद हुआ। छतरगढ़ बदरवाह के अंदर हमला होता है। तो क्या इन डेफिशिएंसीज को, इन लेक्यूनाज को पॉइंट आउट करना भी अब जुर्म हो गया हुआ है कि नहीं जी आप ये मत करिए, आप बस यूं बताइए कि सब ठीक ठीक है, सब बढ़िया बढ़िया है? बिल्कुल, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। मैं आज की बात बताऊं कि शायद पहली दफा 22 साल का एक्सपीरियंस, आपको भी पता है, एक साथ साथ हमने काम शुरू किया है, 22 साल का एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि 30 किलोमीटर जो जहां पे इंसिडेंट हुआ छतरगढ़, 30 किलोमीटर पहले ही मीडिया को रोक दिया जाता है। नाल्ठी करके जगह है और बड़ा स्ट्रिक्टली, बहुत कोशिश करने के बाद यूं समझिए कि कई दफा हार्ट एक्सचेंज भी हुआ, धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन वहां से किसी भी, पूरा मीडिया, जम्मू से मीडिया आए थे, न्यूज एजेंसीज के लोग थे, किसी को भी बियॉन्ड नाल्ठी नहीं जाने दिया गया टोर छतरगढ़। 30 किलोमीटर पहले रोक दिया गया। ये शायद मुझे 22 साल में लगता है कि पहली दफा ऐसा हुआ। उसमें तो है, यही कहेंगे कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पहले ये जो चीजें होती थी उससे पता चलता है कि कहाँ पे लकूनाज है, कहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन खैर वो तो पता चल ही गया कि ग्रेनेड अटैक हुआ है और वहां पे जो एक बेड रखा हुआ था वो उसके परखच्चे उड़ गए हैं। तो बड़ा लकी एस्केप है उनके लिए कि जो अगर स्प्लिंटर इंजरीज आई हैं तो आउट इंजर जो कहा जा रहा है सभी के सब है, 6 के 6 लोग। तो ये है, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अच्छा, मीडिया का। नदीम साहब मुझे एक चीज और, अब मीडिया की भी एक परेशानी है ना जी। वो परेशानी है कि पहले फौज को, पुलिस को, सबको मालूम होता था कि 4, 6, 5, 10 मीडिया कर्मी हैं, बड़े जिम्मेदार हैं और समझदार हैं और समझते हैं कहाँ कैमरा खोलना है, कहाँ कैमरा नहीं खोलना है। उन्हें समझ है इस बात की कि किसे कवर करना है, किस चीज को कवर नहीं करना है। अब मुसीबत फौज और पुलिस के लिए मुझे लगता है ये हो गई है कि अगर इजाजत दे दी तो न जाने किस पर कैमरा खोल देंगे और क्या चीज लाइव करना शुरू कर देंगे और कौन सी उसके ऊपर जो कमेंट्री होनी शुरू हो जाएगी। ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो गैर जिम्मेदारी मीडिया के अंदर आई है, क्या आप मानते हैं कि इसी की वजह है कि जो विकार, जो इज्जत पुलिस, फौज, सब मीडिया कर्मियों को दिया करते थे, अब वो लगभग खत्म हो चुका है और अब आपके साथ धक्का मुक्की भी होती है, गालम गलौज भी होती है और किसी वक्त सख्ती से आपको कहा जाता है बैठ जाओ आराम से, नहीं तो एफआईआर लगाएंगे आपके खिलाफ? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस बात से तो हम इनकार कर ही नहीं सकते। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो मशरूमिंग हुई है और कोई भी जो है अब हाथ में माइक लेके चल पड़ता है और कमेंट्री, जो आपने कहा कि कमेंट्री स्टार्ट कर देता है। उनको कुछ जर्नलिस्टिक एथिक्स मालूम नहीं होते। इवन के जो पिछली दफा हमने एक इशू रेज किया था जब ये बसंतगढ़ का मामला हुआ था और यहाँ मठोला से अभी फौज चढ़ी थी, तो बड़े नेशनल मीडिया से जुड़े हुए लोगों ने, उनको पता ही नहीं, तो जो तो हमें यही सिखाया गया था कि ये जो चीज है इसको हम नहीं बताते। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आता है ये कि जब देश की हम कहते हैं कि एनिमी कंट्री से वो एंटर हुए हैं, आप पहले ही उनको बता रहे हो कि आपके भद्रवा से भी यहाँ पे फौज चढ़ रही है, मठोला से चढ़ रही है, उनको होशियार कर दिया जाता है। और सबसे बड़ा इंसिडेंट हमारा जो है मुंबई का जो ताज में हुआ था, वो तो सबसे जग जाहिर है कि वो उसी वजह से जो पता चला था कि जब उनको अंदर ही बैठे हुए जो टेररिस्ट थे उनको पता चल रहा था कि बाहर क्या एक्टिविटी हो रही है, कहाँ से पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेज एंट्री हो रही है, क्या क्या, उसी की वजह से हमारे जो कितने नौजवान जवान शहीद हुए थे। तो लेकिन वो बात आपका बिल्कुल सही कहना है कि मशरूमिंग हो गई है और रोका नहीं जाता है, किसी को भी नहीं रोका जा रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इनको कहीं ना कहीं इस चीज को तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से लोग हैं जो सीरियस जर्नलिज्म जानते हैं, जो सही तरीके से करते हैं, उनको थोड़ा डिफरेंशिएट करना वो भी बड़ा जरूरी है। वरना यही इस किस्म के हादसे होते रहेंगे। अगर
कोई चीज सामने आए ही नहीं, जो मीडिया का एक्चुअल काम है, तो इस जैसे आगे भी हादसे होते रहेंगे। नदीम साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि टोटल इस रिस्ट्राइल डिस्ट्रिक्ट डोडा और किश्तवाड़, इस पूरे किश्तवाड़, डोडा, रामबन, इन 3 जिलों को मिलाकर अगर देखा जाए तो कितने आतंकी हैं जो अभी भी सक्रिय हैं इस इलाके में, पुराने नए सब मिलाकर? कोई मुझे ये भी बता रहा था कि जो कोटा टॉप का इलाका है खरंगल पंचायत में गंदोजाई रोड के ऊपर, किसी ने मुझे ये भी जानकारी दी, उन्होंने कहा वहां पर भी 2 या 3 परिवार ऐसे हैं जिनके घर के लोग आतंकी हैं और वो इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं और वहां से सारा तंत्र चला रहे हैं। बिल्कुल, जो आप बात कर रहे हैं, जो मैंने कहा आपको कि किलरू टाप और कोटा टाप के बीच में जिस नाले में जगह हुई, उसके साथ सटा हो तो एक प्रॉपर पंचायत है, गांव है प्रॉपर। ये तो कोटा टाप तो एक छोटा सा ट्राइबल का हैमलेट है, एक मोड़ा है छोटा सा जो रहते हैं, लेकिन उसके साथ जो बड़ा जो कहेंगे द्रमन करके जगह है टांडा पंचायत में, वहां के इस वक्त भी 2 मिलिटेंट जो है पाकिस्तान में है, 2 जो दर पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं वहां के उसी से। और ये हादसा बिल्कुल वहीं का, और मैं साथ में एक बात भूल गया था, मैं वहीं के लोग हैं, द्रमन विलेज के ही 2 लोग इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं, क्योंकि 4-5 दिन पहले इसके साथ सटा हुआ जहां पे हादसा, जो जाई भद्रवा रोड की बात कर रहे हैं हम, जाई गुंदो रोड की, वहां पे कासर करके एक गांव आता है, बिल्कुल खड़ंगल पंचायत के बाद वो दूसरी पंचायत शुरू होती, कासर राजपुरा पंचायत, वहां पे कासर करके विलेज है। वो अपनी भेड़ों के साथ थे वहां पे, और उन्होंने करीबन 7-8 दिन तक, जो रिपोर्ट है पुलिस की, और उन्होंने खुद भी कंफर्म किया था कि हमारे पास मिलिटेंट आए, लेकिन हम डर गए, 7-8 दिन तक उनको खाना खिलाते रहे, और उन्होंने उनसे 2 जो है बकरियां भी, शीप भी खरीदी, वहां भेड़ों भी उनसे खरीदे हैं, और वो ज़िबा करके और उसके बाद वो खाते रहे वहां पे। इस वक्त तो 2 द्रमन विलेज की जहां पे यह हादसा हुआ था, उससे सिर्फ कोई नदीम आधा साहब किलोमीटर के पास नंबर बताया, उन लोगों ने बताया है कि कितने लोग हैं? ये उन्होंने कहा था कि 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। 3 लोग जो आज भी, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ऑफिशियली उन्होंने कहा, लेकिन कैजुअली एक बात चल रही थी, जो जिला अधिकारी हैं पुलिस के यहाँ पे, मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मेरे जानकार, मैं जानता हूँ उनको, कि उनके किसी रिश्तेदार ने मुझे फोन किया था कि एटलीस्ट हमें पता चले कि उनको कहाँ ले गए हैं, वही जो बकरियों के साथ होते थे टांडा पंचायत के द्रमन विलेज के लगे। वो कहता बिल्कुल जी, हम हमारे पास ही हैं, उनके चल रहा है कि उनको चाहिए था कि इन्फॉर्म करना, लेकिन वो 7-8 दिन तक उनको खाना खिलाते रहे, तो हमें बताया नहीं, जब तक हमें किसी और सोर्स से पता नहीं चला। तो बाद में उन्होंने माना जी हाँ हम डर गए थे, तो हम कैसे बताते, तो उस वजह से तो अच्छा। लेकिन आखिर में नदीम साहब आपसे यही जानना चाहूंगा कि डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के जिले में आतंकवाद अपने पैर पसार रहा है, वापसी कर रहा है, ये खबरें मैं भी लगातार करता रहा हूं, प्रशासन को लगातार बताता रहा हूं कि मुश्किलें और परेशानियां इस इलाके में बढ़ेंगी, और बहुत सारे लोग इस इलाके में सक्रिय हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंगों में घूम रहे हैं, और पुलिस को भी इसकी जानकारी है, एजेंसियों को भी इसकी जानकारी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज जो ये हादसा हुआ है, आज जो ये आतंकी वारदात वहां पर दोबारा हुई है, आतंकी अब नजर आना शुरू हो गए हैं, एक इसको कितना सीरियस आप देखते हैं? और दूसरा, ये क्या इन्हें कोई लोकल सपोर्ट हासिल है? क्या लोकल नौजवान इनके साथ संपर्क में है? क्या कोई ऐसी जानकारी आपके पास है, या ये सभी बाहर के लोग हैं, आए हैं और इनका अपना रास्ता बना हुआ, अपने रूट पर चल रहे हैं, इनका किसी भी आम नागरिक के साथ कोई संपर्क नहीं है? इन दोनों बातों का जवाब चाहिए मुझे। देखिए, पहले जो आपने कहा कि कितना सीरियस मामला, बिल्कुल बहुत ज्यादा सीरियस। खैर आपको भी ये मालूम है कि जितने भी मिलिटेंसी इन्फेस्टेड डिस्ट्रिक्ट थे जम्मू प्रोविंस में, उसमें डिस्ट्रिक्ट डोडा पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जिसको मिलिटेंसी फ्री डिक्लेयर किया गया था, आज से करीबन 18 साल पहले ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था। तो आज हालत यह है कि आज वहां पे इतना बड़ा एनकाउंटर होता है कि विद इन 12 आवर्स 2 जगह पे साइमल्टेनियसली एनकाउंटर होता है। एक तो छतरगला में होता है, और इस वक्त जो है कोटा टाप और किल्लू टाप के एरिया में एनकाउंटर चल रहा है। ये बड़ा सीरियस मामला है, और इससे क्लियर कट है कि कहीं न कहीं मिलिटेंसी फिर से आज जो लगा, आज जैसा माहौल था पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, उससे लगा कि मिलिटेंसी कहीं न कहीं वापस आ गई है। बिल्कुल जो डर, खौफ और जिस तरीके का माहौल था, सायरन बज रहे हैं, और पूरी रात, कल जो है ये गुजरी रात थी, पूरी रात जो है जहां पर भी आर्मी की पोस्ट थी, पूरी रात वो फायरिंग करते रहे, आरएल्स डालते रहे, और उसके बाद जो मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं उसका याद आ रहा है, जो लाइट के लिए पूरा जो वैली में पूरी लाइट फैल जाती है, वो पूरी रात डालते रहे। उससे यूं लगा कि जैसे 90s का दौर दोबारा आ गया है। ये बड़ा सीरियस मामला है, लेकिन इसमें यही कहूंगा कि एक होलिस्टिक अप्रोच पहले एक तरह से शुरू हो गई थी, काफी देर चली, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, लोकल्स,
इवन स्पेशली जो ट्राइबल लोग हैं उनके साथ कुछ ऐसा रिश्ता बन गया था जिससे मिलिटेंसी पे कंट्रोल पा लिया गया था। लेकिन वही चीज है, अब ये जो यूं कहें कि अपनी डफली अपना राग है, उस किस्म का सिस्टम अब बन गया है कि आर्मी अपने तरीके से चलती है और पुलिस का कुछ अपना तरीका, जो कोऑर्डिनेशन की कमी, जो मेरे एक्सपीरियंस से लगता है कि वो कोऑर्डिनेशन नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। ये एक बड़ा रीजन है। और जो आपने कहा कि सीरियसली नहीं लिया गया, ऑब्वियस सी बात है कि जो आप क्या बात कह रहे हो कि इसमें नार्को टेररिज्म का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें कहीं ना कहीं इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। हम डायरेक्टली किसी पे इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उस मामले में ढिलाई बरती जाती है, जबकि पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्स को, आर्मी को, सबको पता है कि अगर इतना ज्यादा पैसा, मनी का फ्लो है जो अकोमुलेट हो रहा है, जिसका कोई सोर्स ही नहीं है, उनके पास इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं ना कहीं नार्को टेररिज्म में भी यूज होगा। क्योंकि ये तो सभी मानते हैं कि अगर कहीं से ये जो नशा और चीजें आती हैं, चाहे वो हीरोइन की शक्ल में, जो सबसे ज्यादा हीरोइन है, या और कोई अफीम है, या और कोई चीजें आती है, वो ऑब्वियस सी बात है कि बॉर्डर पार से ज्यादा आता है। अगर वो यहाँ पे आता तो कहीं ना कहीं उससे मिलिटेंसी का एंगल जुड़ता है, उस पर कहीं ना कहीं हमें ढिलाई लगती है। कहने तो कहा जाता है नार्को टेररिज्म अभी तक, लेकिन कोई बड़ा जो ड्रग डीलर है उस पर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया। तो वो बात तो है कि उस बात को इतना ढील दी गई, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से अंडर करंट है, अंदर से कहीं ना कहीं सपोर्ट है। दूसरी बात जो आपने कहा कि लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, टेरन आप भी इसी डिस्ट्रिक्ट के, आपको पता है कि ये टेरन इतना टफ है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगर आपको लोकल की सपोर्ट जब तक नहीं है, चाहे वो कोई भी है, गाइड के बिना, छतरगला से, अगर ये बाहर के हैं जहां से कहा जाता है कि ये लोकल टेररिस्ट नहीं है, जबकि बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, फॉरेनर्स हैं, ये पॉसिबल ही नहीं। इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो के बराबर है कि छतरगला से निकल के आप जो है कोटा टाप में पहुंच जाएं, या बसंतगढ़ से एरिया के निकल के आप सोच क्रॉस करके इन एरियाज में घूमते रहे। जैसे कांसर में की बात की मैंने, कि कांसर में पकड़ा है, वहां पे 2 बंदे इस वक्त अरेस्ट हैं टाटा विलेज के। तो ये तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं हाँ ये है कि टाउन में नहीं होगा, उतने लोग नहीं होंगे या खुल के नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉकेट्स हैं जहां से सपोर्ट मिल रही है, और वो ऐसा इनका एक नेटवर्क बना हुआ है, उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही। यही वजह है कि अगर पिछले 1 महीने से कंटिन्यूसली कहा जा रहा है कि मिलिटेंटों का ग्रुप घूम रहा है, बिना सपोर्ट के, बिना उनको कहीं ना कहीं जो लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है उसके बिना पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुन लिया कि आज की जो वारदात है उसकी पूरी तफसील जो है वो नदीम खान यूसुफजई दे रहे थे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आज जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठुआ में 2 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया। तस्वीरें भी वायरल हुई। एसएसपी की गाड़ी के ऊपर गोलीबारी हुई है, डीआईजी की गाड़ी के ऊपर गोलीबारी आतंकियों ने की। दोनों आतंकियों को ढेर किया गया, दोनों आतंकियों को मारा गया। और कल भी बड़ी गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग हुई जिसमें यह कहा गया कि जी 3 लोग जो हैं उन्हें बंधक बना लिया गया है, उनमें से एक आदमी जो है वो मर गया है। और वो सारी चीजें, वो सारी अफवाहें सोशल मीडिया के जरिए फौरन फैली। लेकिन उसके बाद बर वक्त कार्रवाई करते हुए एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने ट्विटर पर ट्वीट करके ये कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद खबरें हैं, कोई आम नागरिक जो है इसमें हताहत नहीं हुआ है, सब बिल्कुल सकुशल हैं। आतंकियों को हम लोगों ने घेर लिया है और उन्हें अगले कुछ ही घंटों में न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो आज दिन में खबर आई कि दोनों आतंकी न्यूट्रलाइज किए गए हैं। दोनों आतंकियों से हथियार बरामद हुआ है, उनसे खाने का जखीरा बरामद हुआ है, उसके अलावा और भी कई चीजें, कागजात, ये तमाम चीजें उनसे बरामद की गई है। कठुआ का ऑपरेशन तो कामयाब हुआ, लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है कि जैसे जहां तक रियासी का मामला है, रियासी के मामले में पुलिस का ये कहना है कि ये जो आतंकी वहां पर जो आतंकी आए और जिन्होंने श्रद्धालुओं से भरी हुई बस पर गोलियां चलाई, उनके जो मददगार हैं उनके हम लगभग करीब पहुंच चुके हैं। कुछ हमने उसमें संदिग्ध भी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ये भी अब पता चल चुका है पुलिस को कि 4 पाकिस्तानी आतंकी थे जिन्होंने शिवखोड़ी जाने वाले श्रद्धालुओं के शिवखोड़ी गए हुए श्रद्धालु जो वापस लौट रहे थे उस बस के ऊपर हमला किया, जिसके बाद 9 श्रद्धालुओं की शहादत हुई है। उसके बाद अब राजौरी की पुलिस भी रियासी पुलिस के साथ मिलकर जो है वो उन्होंने कोऑर्डिनेट सर्च का ऑपरेशन जो है वो अलग अलग जगहों पर शुरू किया है।
और जहां तक डीआईजी उधमपुर यासीर रईस मोहम्मद बट का ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि 10 टीमें रियासी पुलिस की जो है वो मैसिव कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हमने त्रियाट का इलाका और रजौरी के कुछ और इलाके जो है उन इलाकों में जो है तलाशी अभियान चल रहा है। और ये भी अब उन्होंने उसके अलावा एक स्केच भी जारी किया गया है, जिस स्केच के बारे में बताया गया ये उन्हीं आतंकियों का स्केच है जो आतंकी इस वारदात जिन आतंकियों ने वारदात करी है। उसके अलावा एनआईए की टीम, एसआईए की टीम और फोरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम भी जहां पर हमला हुआ था वहां पर टीमें पहुंची और उन्होंने भी पड़ताल में वो भी शामिल हुए हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि छतरगला में कल वाकया हुआ, उसकी नदीम खान यूसुफजई ने पूरी तफसील दे दी और ये भी बताया गया कि ये जो चारों वारदातें हुई हैं, इन 4 वारदातों के बाद आज पूर्व चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का जनरल वीके मलिक का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की कोई जल्दी नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर सिक्योर कर लिया जाना चाहिए। जब माहौल बिल्कुल साजगार हो जाए उसके बाद ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने चाहिए और 1 साल के लिए चुनावों को टाल दिया जाना चाहिए। सितंबर में चुनाव कराने की कोई जल्दी नहीं है, ये बात भी उन्होंने कही है। लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट बात यह है कि 4 इंसिडेंट हुए हैं। इन 4 इंसिडेंटों में सबसे ज्यादा भयंकर और सबसे ज्यादा दुख देने वाला हादसा जो है वो आतंकी हमला है। शिवखोड़ी से वापस आ रहे श्रद्धालुओं की बस के ऊपर जो आतंकियों ने हमला किया है। अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। उसके अलावा मेला खीर भवानी की यात्रा जो है वो भी शुरू हो गई है। तो ये सारी यात्राएं, जाहिर सी बात है, ये सारी यात्राएं यके बाद दीगरे जो होने जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आतंकियों से इन यात्राओं को सुरक्षित किया जाए और ये बिल्कुल सकुशल सभी लोग अपनी यात्रा करें, यात्रा करके अपने घर वापस चले जाएं। जैसे नदीम खान यूसुफजई ने कहा कि कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आ रही है। हैरान करने वाली तो बात यह है कि डीजीपी आरआर स्वैन हो, एडीजी आनंद जैन हो और उसके अलावा जो अलग अलग जिलों के इस वक्त एसएसपी हैं, उनकी अपनी एक्सपर्टीज है, उनकी अपनी एक्सपर्टीज है और उनकी काबिलियत पर किसी ने कभी कोई संदेह नहीं किया, कभी किसी ने शक नहीं किया। मगर 4 वारदातें जम्मू संभाग में होने का साफ तौर पर यह मतलब है कि जम्मू संभाग आतंकियों के निशाने के ऊपर है। रजौरी पुंछ से यह सिलसिला सारा शुरू हुआ और रजौरी पुंछ में फौज के जवानों की शहादतें हुई। वहां पर भी एक लंबे वक्त के बाद कुछ आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया। अब जम्मू संभाग, और आपको यह भी याद होगा कि पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने, डॉक्टर एसपी वैद ने स्ट्रेट लाइन से बातचीत करते हुए आज से लगभग 1 साल पहले कहा था कि आतंकियों के निशाने पर जम्मू संभाग है, क्योंकि वो जानते हैं इसी संभाग में अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं और अगर हम इस संभाग को डिस्टर्ब करते हैं तो इस संभाग को डिस्टर्ब करने का मतलब यह हो गया कि आप वो जो सेक्युलर फैब्रिक इस संभाग का, उस सेक्युलर फैब्रिक को आप मुकम्मल तौर पर तहस नहस करेंगे। दूसरा, आतंकियों की फ्रस्ट्रेशन यह भी है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए वो बिल्कुल उन चुनावों में आतंकी मामूली से साबी कोई विघुन नहीं डाल सके। बिल्कुल आराम से चुनाव खत्म हुए, लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया, लोगों ने वोट डाला। बारामूला, उड़ी से लेकर लखनपुर तक लोग हमें पोलिंग स्टेशनों पर नजर आए। ये एक बड़ी जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन आतंकियों को हो गई है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे मुमकिन हो गया। एक तो फ्रस्ट्रेशन ये है, दूसरा ये कि कुछ करते रहना है, पाकिस्तान की साजिशें तो है ही हैं, और तीसरा ये कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि जम्मू इसलिए भी निशाने पर है कि जम्मू को डिस्टर्ब करना आतंकियों को लगता है आसान काम है कि हमने कहीं पर कोई वारदात कर दी, उस वारदात के नतीजे में कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं होगा। अब यहां पर जिम्मेदारी 2 तरह की है। पहली जिम्मेदारी तो जम्मू कश्मीर के लोगों की बनती है, तमाम समुदायों की, तमाम धर्मों की जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर आपको आतंकी कहीं नजर आते हैं तो बजाय नान नुकुर करने के, बजाय कहानी सुनाने के या बजाय किसी कहानी का हिस्सा बनने के, फौज और पुलिस को इसकी जानकारी दे दे। नंबर 2, अगर आपको अपने इलाके में कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता है जिसके बारे में आपको संदेह होता है कि इसकी एक्टिविटीज ठीक नहीं है और ये किसी भी तरीके से हो सकता है ये आतंकवादियों के संपर्क में हो या इसका आतंकवादियों के साथ किसी तरह का कोई ना कोई कनेक्शन है, तो इसकी जानकारी भी पुलिस को दें। समाज के तौर पर मैं और आप जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तब तक आतंकवाद के ऊपर नकेल कसना जरा मुश्किल काम है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम जानते हैं हमारा पड़ोसी कौन है, हम जानते हैं कि हमारे पड़ोस में रहने वाला आदमी 10 साल पहले क्या करता था, हम जानते हैं कि 10 साल गुजर गए, 10 साल पहले वो आदमी ये काम किया करता था, आज ये काम कर रहा है।
हमें पता है कि हमें हमारे पड़ोस में 20 साल पहले एक आदमी जो है मामूली सा दर्जी था और आज वो करोड़पति हो गया। कोई फर्म नहीं खोली उसने, कोई बड़ा कारोबार नहीं कर रहा, लेकिन करोड़ रुपया उसके पास आया। कैसे आया, कहां से आया, ये सारे सवाल जब आप पूछना शुरू करेंगे तो आप सरकार के मददगार बनेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कि अब हालात वहां पहुंच चुके हैं कि ये हालात कोई भी मोड़, कोई किसी भी तरफ मुड़ सकते हैं और इन हालातों का नतीजा जो है ठीक निकलने वाला नहीं। समाज के तौर पर इस बात को सोचने की जरूरत है कि उन लोगों के साथ हम अपना रब्त रखें या न रखें जो लोग आतंकवाद के समर्थक हैं, अलगाववाद के आज भी समर्थक हैं, जो लोग आज भी ये कहते हैं कि हमें लोकतंत्र में विश्वास नहीं, जो लोग आज भी नौजवानों के बीच में जाकर कहते हैं कि जनाब आपको लोकतंत्र की तरफ या डेमोक्रेसी की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो रेड लाइन खींची है डीजीपी आर स्वैन ने, वही लाल लकीर जो है इसका इलाज है। लाल लकीर साफ तौर पर यह, अगर आप इस तरफ हैं तो मुकम्मल तौर पर आपको इस तरफ होना चाहिए, और अगर आप इस तरफ नहीं है तो फिर आप मुकम्मल तौर पर उस तरफ हो जाइए। यह कहानी नहीं चलेगी कि आप कहेंगे कि हम इधर भी हैं, हम उधर भी हैं, हम उनकी मदद भी पूरी पूरी करेंगे और हम आपका साथ भी पूरा पूरा देंगे। यह असल में बेईमानी है, और इसी बेईमानी का नतीजा है कि आतंकवाद की फैक्ट्री अभी तक जम्मू कश्मीर में बंद नहीं हो पाई। आतंकवाद की फैक्ट्री को बंद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जाए जो लोग आज भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं, जो लोग आज भी पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं शब्दोमत के साथ कि किसी तरीके से दोबारा से आतंकवाद की फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में खोली जाए, जो लोग आज भी पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ा जाए, जम्मू कश्मीर का माहौल दोबारा से खराब किया जाए। इसमें मैंने आपको पहले ही कहा कि कम्युनिटी के तौर पर हमको आगे आने की जरूरत है। हमने खामोशी इख्तियार की जिस वक्त 1993-94 से जब नरसंहार होने शुरू हुए, हमारे पड़ोस में हमारा हिंदू भाई रहता था, उसके ऊपर आतंकियों ने गोली चलाई, हम खामोश, तब खामोश तमाशाई नहीं रहे होते और हमने बोला होता, हमने बात की होती, या चलिए मानिए तब माहौल नहीं था, बात नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तो आज तो माहौल है ना। आज तो आतंकियों ने अभी पैर पसारने शुरू किए हैं, इनको उखाड़ना को बड़ा मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन समाज के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने अंदर किसी मुल्क दुश्मन अनासिर को बर्दाश्त न करें, मुल्क के दुश्मनों को हम लोग टॉलरेट न करें। अगर हम मुल्क के दुश्मनों को टॉलरेट भी कर रहे हैं, मुल्क के दुश्मनों के साथ हमारी हमदर्दियां भी हैं, मुल्क के दुश्मनों की मुल्क दुश्मनी को हम जस्टिफाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो यकीन मानिए फिर सौहार्द बनना, फिर प्यार मोहब्बत और वो सेकुलरिज्म और वो जो कम्युनल हार्मनी के हम लोग बातें करते हैं, फिर वो बातें रह जाएंगी। उन बातों में ना कोई मजा होगा और ना वो बातें जो है परवान चढ़ने वाली है। बहुत जबरदस्त जरूरत है। आप पहाड़ पर रहते हैं, आप अगर आतंकी को देख रहे हैं तो एसओजी की टीम को और पुलिस की टीम को इन्फॉर्म करना आपकी जिम्मेदारी है। आपके पास मोबाइल फोन है, वो पहाड़ के टॉप पर चढ़कर अगर आप वीडियो बनाकर पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं और अज्ञात लोग आपके इलाके में घूम रहे हैं, उनकी जानकारी आप जो है पुलिस और फौज को नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं और अपने साथ भी आप ज्यादती कर रहे हैं। आप सोचिए 9 वो यात्रियों की बस जो शिवखोड़ी गए थे दर्शन करने के लिए, उनका क्या कसूर था? 79 लोगों के ऊपर, मासूम लोगों के ऊपर वो बस वापस आ रही है और वो लोग घर की तरफ जा रहे हैं, घात लगाकर आतंकी उसके ऊपर हमला करते हैं। ये कायराना और ये बुज़दिल हरकत होती है। इस कायराना और इस बुज़दिल हरकत के लिए वो शिवखोड़ी जहां बस पहुंची, जहां जिस जगह तक आतंकी पहुंचे, बिना लोकल सपोर्ट के तो मुमकिन नहीं है, बिना वहां के लोगों की मदद के तो ये चीजें मुमकिन नहीं है। तो अगर लोगों ने इनकी मदद की, बस तक वो लोग, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि उन्हें रात को सपना आया आतंकियों को और सुबह वो बस के सामने खड़े हो गए। ये मेटिकुलसली प्लान्ड चीजें होती हैं, और अगर ये मेटिकुलसली प्लान किया गया और उसके बाद बस के ऊपर हमला किया गया, तो जिन लोकल लोगों ने उनकी मदद की है उनको भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। पब्लिकली उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। कौन लोग हैं जिन लोगों ने इन आतंकियों की मदद की? 9 लोगों की जान गई है, 9 मासूम लोगों की जान गई है। इसको हमें समझने की जरूरत है, और यह बात समझने की जरूरत है कि कम्युनिटी के तौर पर वक्त आ गया है, टाइम आ गया है, और यह मौका है कि इनका बहिष्कार भी किया जाए। अगर कहीं किसी भी जगह पर कोई भी मूवमेंट आपको नजर आती है तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। आपके पास तमाम पुलिस कर्मियों के, आपके पास अपने थानेदार का, आपके पास अपने सीआईडी के अफसर का, आपके पास अपने मुंशी का, किसी का तो नंबर होगा जिसको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, फलां जगह पर हमने ऐसा ऐसा होते हुए देखा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मुल्क मेरा और आपका, हम सब का है। जब हम सब का मुल्क है तो जितनी जिम्मेदारी किसी पुलिस की है, जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की, उतनी ही जिम्मेदारी हमारी भी है।
तो खबर यही कि 4 आतंकी वारदातें, और इन 4 आतंकी वारदातों में 9 लोग रियासी में शहीद हुए हैं, एक कांस्टेबल की शहादत हुई है और आज एसओजी का एक हेड कांस्टेबल जख्मी हुआ है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि वक्त और मौका आ चुका है कि आतंकवाद को मुकम्मल तौर पर, क्योंकि कश्मीर घाटी में तो मुकम्मल तौर पर एक आयरन कर्टन है, वहां पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप आतंकवाद के बारे में सोच भी सकते हैं। इसी तरह का माहौल जो है वो जम्मू संभाग में भी बनाने की जरूरत है। उसमें आम लोगों की मदद के साथ ही सारी चीजें हो जाएं ताकि जम्मू संभाग में भी आतंकवाद के बारे में कोई सोचे भी ना।